हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूं आपकी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है वो क्या है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश एक लैंग्वेज है? क्योंकि इंग्लिश का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, हम लोग बातचीत में इसका यूज करते हैं। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो नहीं है, एक लैंग्वेज है। और जब वो एक लैंग्वेज होती है यानी कि सीधी सी बात है, इसको हम बोलेंगे। इसका बोलकर प्रयोग किया जाएगा, लिखकर भी किया जाएगा, लेकिन बोलकर भी तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलेगी, यानी कि कुछ आवाज निकलेगी जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो इंग्लिश की होगी वो ध्वनि से ही होगी, कि ध्वनि किस तरीके से इंग्लिश में शब्दों का, अक्षरों का और वाक्यों का निर्माण कर रही होती है। तो सबसे छोटी अगर यूनिट देखी जाए, सबसे छोटी इकाई अगर देखी जाए इंग्लिश में, तो वो क्या होती है? सेंटेंस होती है क्या? नहीं, सेंटेंस से भी छोटे होते हैं वर्ड, या फिर हम कहें इससे भी छोटे होते हैं फ्रेज। इससे भी छोटे होते हैं आपके वर्ड, और वर्ड से भी सबसे छोटे होते हैं लेटर। अगर यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश ही ले लेते हैं, इंग्लिश इज इजी, मान लो ये हमने लिखा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? मेरा एक सेंटेंस है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस। तो इंग्लिश इज इजी मतलब क्या हुआ? इंग्लिश जो है वो आसान है। एक से ज्यादा शब्द है, इसका एक मतलब निकल रहा है, तो इसको हमने कहा क्या कहा? ये एक सेंटेंस है। मतलब नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ मीनिंग, वो सेंटेंस कहलाएगा। अब इसमें अगर हम देखें सेंटेंस तो क्या, फ्रेज क्या होगा? फ्रेज अगर हम यहाँ पे देखें एक और सेंटेंस लिखे, इसमें हमने लिखा बॉय। बॉय, बॉय एक शब्द है। अब बॉय के आगे हमने लिख दिया हैंडसम, ए हैंडसम बॉय। तो ए हैंडसम बॉय कोई सेंटेंस है क्या? इसका कोई वर्ब के साथ में कोई मीनिंग बन रही है? नहीं बन रही है। तो ये एक से ज्यादा शब्द तो हैं, लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको फ्रेज बोलेंगे, फ्रेज। ठीक है, तो सेंटेंस भी हो गया, फ्रेज भी हो गया। अब बात आती है वर्ड की। वर्ड क्या होता है? वर्ड लेटर्स का, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि इंग्लिश, ENGLISH, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। ऐसे इज, ये दो शब्द हैं, इसका कुछ मतलब है। EASY, 1 2 3 4 लेटर से मिलके बना है और इसका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है इसका? ईजी मतलब आसान होना। ऐसे यहाँ पे सेंटेंस को भी अगर लिखा हुआ देख लें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का यूज हुआ है और इसका एक मतलब होता है। तो हम कहेंगे ये क्या है? एक वर्ड है। क्या है ये? एक वर्ड है। ठीक है, वर्ड भी हो गया। अब बात आती है लेटर की। लेटर क्या होता है? लेटर सबसे छोटी यूनिट होती है जो भी किसी भी लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। अभी यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट अगर देखा जाए, अल्फ़ाबेट को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। अल्फ़ाबेट के बारे में लगभग सारे बच्चे जानते होंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम बहुत ही छोटे से, बहुत ही छोटी सी एज से इसको पढ़ते आ रहे हैं। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? बताएगा कोई? कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26।
अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि अल्फ़ाबेट को इस तरीके से लिखेंगे अब, क्योंकि 26 होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं, बहुवचन में होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो हम इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख देंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है पूरी की पूरी वर्डमाला इंग्लिश की। अल्फ़ाबेट्स अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस, यानी कि अलग अलग भाषाएं। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। सही क्या होगी, यहाँ से एस को हटाना, अल्फ़ाबेट इस तरीके से लिखना। तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कितने लेटर हैं, ये 26 लेटर हैं। ठीक, तो लेटर भी हो गया, यानी कि सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। अब नीचे से अगर ऊपर बढ़ते जाएं तो किस तरीके से समझेंगे, हम समझेंगे कि सबसे छोटी यूनिट जो किसी भी लैंग्वेज में होती है वो होते हैं लेटर। इनके कॉम्बिनेशन का, यानी कि इनको साथ में, इनका जो मिश्रण होता है, इनको साथ में यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। और कई सारे वर्ड को या एक से ज़्यादा वर्ड को आपस में मिला के क्या बनाते हैं, फ्रेज़। और यही जो फ्रेज़ या फिर ये वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या बन जाता है, सेंटेंस, या फिर पहले क्लॉज फिर सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो हम बात करेंगे कहाँ से, हम बात करेंगे सबसे पहले लेटर की। जो होते हैं वो दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो है अपने वाउल्स, यानी कि जिनको हम वॉवल्स वॉवल्स करके बोल रहे होते हैं वो। और दूसरी चीज़ होती है हमारे, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि वावल्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे से ही इनको बार बार रट रट के पढ़ रहे होते हैं। तो वावल्स होते हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यही पढ़े हुए हैं, ए ई आई ओ यू। और इनको छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम पूरी की पूरी एक टेबल बना लेते हैं, तो ए को छोड़ के बी, सी, डी, ई छोड़ दिया, एफ, जी, एच, आई छोड़ दिया, जे, के, एल, एम, एन, ओ छोड़ दिया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू छोड़ दिया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वाउल्स और कॉन्सोनेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी वाउल्स क्या होते हैं, वाउल्स वो सारे लेटर्स होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त हमें किसी भी दूसरे अंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि यंत्र की सहायता से हम इनको बोल सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, मान लेते हैं ए, एप्पल। जब हमने एप्पल बोला तो ए जो शब्द है, ए, जब भी हम ए बोल रहे हैं तो हम क्या, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल के देखिए, ए, होंठ का इस्तेमाल किया, नहीं किया, दांतों का इस्तेमाल किया, नहीं किया, जीभ का इस्तेमाल किया, नहीं, ए, जीभ को पकड़ के भी हम बोल सकते हैं ए। तो यानी कि ये जो ए है ये मेरा क्या है, वाउल है। इसी तरीके से हमने बोला इन, इन शब्द में ई बोल के देखिए, ई। तो हम अगर देखें तो ये जो वाउल्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे हिंदी भाषा में स्वरों की इस्तेमाल, स्वरों के स्थान पे इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर, जो भी मात्राएं हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग और आ की जो मात्रा होती है, ये सारे स्वर होते हैं। और ये सारे के सारे जो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो इंग्लिश में इन पांचों लेटर्स की सहायता से उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, और उसी के अलावा अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, अपने ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इन अंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुख हमारा, होंठ हो गए, हमारी जीभ हो गई, हमारे दांत, इनका इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं फिश, फिश, फिश। जब भी हम फिश बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी जीभ को ट्विस्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैन बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैन, होठों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना होठों को टच करके आप बोल के देखिए मैन, मैन, होठों का इस्तेमाल होगा ही होगा। ऐसे ही हमने बोला है, मान लो डॉग, तो अभी हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं डॉग। हम अपनी जीभ को अगर पकड़ लें और डॉग बोलने की कोशिश करें, आप ट्राई करिए, नहीं बोल पाएंगे।
क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि डॉग में हम अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि डी हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है, वावल नहीं होता है। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा खेल किस चीज़ का है? ध्वनि का। किसका खेल है? ध्वनि का, यानी कि आवाज़। हम अपने अंदर से क्या आवाज़ निकालते हैं, उसके अनुसार अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को दो भागों में बांटा, वावल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक। अब अपने मुँह के आगे हाथ लगा के अगर हम बोलने की कोशिश करें, जैसे हमने बोला है, मान लो मैन, मैन, फिश, डॉग। जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ फील करेंगे अपने हाथों पे। क्या होता है वो? हवा। क्या होता है? हवा। ये जो हवा होती है, हमने साइंस में पढ़ा होगा कि जब हवा जो होती है वो हमारे कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। फेफड़ों से हवा बाहर आती है। गले में जो ध्वनि यंत्र होता है, यानी कि हम बोलें जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स होता है, इसमें से जब हवा बाहर निकल रही होती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि हवा के कारण ध्वनि उत्पन्न हुई। और ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न होगी, इसके अनुसार हमने वावल्स और कॉन्सोनेंट को बांट दिया। तो ये थी सबसे छोटी यूनिट, लेटर, इसके बारे में हमने आज देखा। लेटर्स को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं? हम वर्ड बना सकते हैं। ठीक, कैसे? थोड़ा सा देखते हैं। तो अब क्या होता है, हम देखेंगे लेटर, इसको हमने वावल में बांटा, इसको हमने कॉन्सोनेंट में बांटा। एक और चीज़ होती है, क्या? एक और चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं सेमी वावल, यानी कि वो आधे वावल होते हैं, अर्ध स्वर जिसको कह सकते हो हिंदी में। आधे स्वर होते हैं, आधी आवाज़ जो उनकी निकलती है वो निकलती है वावल्स की इंग्लिश के अंदर। कौन कौन से होते हैं सेमी वावल्स? एक डब्लू होता है, और डब्लू और वाई। डब्लू और वाई जो होता है उसका उच्चारण वावल का भी होता है, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट का भी होता है, यानी कि डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट और वावल दोनों की ध्वनि उत्पन्न करता है जब भी उसको बोला जाता है। अभी जो लेटर होते हैं, इनका अगर देखा जाए कि इनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, हिंदी से, जो हम हिंदी से सीख रहे हैं, हिंदी भाषी हमने देखा है का, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी के। का मतलब के। अगर यहाँ पे लिखा है मान लो माँ, तो माँ की इंग्लिश क्या होगी? एम। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ला, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एम। ठीक। का की इंग्लिश के, माँ की इंग्लिश एम, ला की इंग्लिश एल। तो अगर इसको हम साथ में लिख देते हैं कमल, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए थी? के एम एल। यही होती है क्या? नहीं, कमल तो हम ऐसे लिखेंगे के ए एम ए एल। तो इसका मतलब ये गलत है या फिर ये गलत है? इस तरीके से अगर देखते हैं, ये चीज़ अगर सही है तो ये सही है, तो ये गलत होनी चाहिए थी। दो से ज़्यादा लेटर हैं तो इस्तेमाल करेंगे ए का जोड़ने के लिए। वहीं पे दो लेटर हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? यू का। जैसे कि कमल लिखा हुआ है, तो ये दो लेटर हैं या दो से ज़्यादा? देखो, एक दो तीन, तीन लेटर हैं। देख लो, एक दो तीन लेटर हैं, तीन लेटर हैं, यानी कि उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? ए का। और जब भी हम कोई चीज़ जोड़ रहे होते हैं तो दो चीज़ों के बीच में आती है। जैसे कि हाथ को इस हाथ को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे ग्लू लगाया जाएगा, यहाँ पे ग्लू लगाया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हम यहाँ पे भी ग्लू लगा देंगे। तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, जब भी जोड़ने का काम करेंगे तो बीच में चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अगर इन दो लेटर को जोड़ना है तो ए कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ना है तो ए कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे। यहाँ पे भी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ा जा रहा है इन दोनों को, जोड़ा जा रहा है इन दोनों को। इसके साथ में आगे कुछ जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है, तो ए आएगा? नहीं आएगा। तो अब जो मीनिंग है वो क्या बननी चाहिए? के ए एम ए और एल। तो ये मीनिंग हो जाएगी आपकी कमल की।
वहीं पे अगर 2 लेटर होते हैं, यानी कि अगर मान लो लिखा हुआ है बट, जो होता है इंग्लिश का बट, उसको अगर हम देख लें बट लिखा हुआ है, तो बट में बा से तो बन जाएगा मेरा बी, टा से बन जाएगा मेरा टी। अब क्योंकि यहाँ पे लेटर हैं 2, तो इनको जोड़ेगा कौन? ए? नहीं, यू जोड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाना चाहिए? यू आ जाना चाहिए। और ये क्या बन जाएगा मेरा? बी यू टी बट। इसकी मीनिंग इंग्लिश में मालूम है आपको। ऐसे एक और वर्ड लिख लेते हैं। मान लो हमने लिखा है हब, 1 लेटर 2 लेटर, ज्वाइन कौन करेगा? यू। ठीक। हा से बनता है एच, बा से बनता है बी, मीनिंग क्या हो गई? एच यू बी, हब। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है? चलो बढ़िया, इसको बिगाड़ देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? 3 लेटर होंगे तो बीच में जोड़ेगा ए। एक और लेटर लिख के देखते हैं। मान लो हमने लिखा का मा कमाल। अगर ये लेटर लिखा है तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या बननी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। का से बना के, माँ से बना एम, साथ में ए भी आया तो ए भी आ गया, ला से बना एल। ठीक, तो माँ से एम और ए, माँ के 3 लेटर हैं, जोड़ने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए का इस्तेमाल होगा। तो के लिख लिया। इन दोनों को जोड़ेगा कौन? ए। माँ के लिए आ जाएगा एम ए। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? ए। लेकिन यहाँ पे पहले से ए आ रखा है तो हम दोबारा से ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ए ही रहेगा। ला के लिए एल, आगे कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी भी मीनिंग क्या हो गई? के ए एम ए एल। तो कमल लिखो या कमाल लिखो, दोनों की मीनिंग इंग्लिश में क्या होनी है? के ए एम ए एल। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। इसके बाद में क्या होता है? ये तो बात हो गई लेटर्स की। इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन में देखो, एक लेटर ये है के, एक लेटर है ए, एक लेटर है एम, एक लेटर है ए, एक लेटर है और है एल। इन जब तीनों सारे 1 2 3 4 5 को साथ में रखा तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, यानी कि यहाँ पे शब्द का निर्माण हो गया। वर्ड बना के यहाँ पे हमने रख दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? लेटर्स को ज्वाइन करके, लेटर्स को आपस में इस्तेमाल करके वर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके आगे देखेंगे वर्ड जो होते हैं। तो अब क्या करेंगे इसके आगे? वर्ड हो गया, लेटर हो गया, निकाल देते हैं इसको। लेटर हो गया, लेटर के कॉम्बिनेशन से, लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना? वर्ड। अब ये वर्ड जब हम लोग क्या करते हैं, इन वर्डों को हम एक साथ लिख रहे होते हैं, यानी कि हमने लिखा, मान लो वर्ड, एक वर्ड है डॉग। डॉग माने मालूम है, कुत्ता। अब डॉग एक वर्ड है, 1 2 3 लेटर से बना है, तो हमने इसके साथ में क्या लगाया? हमने इसको क्या कहा? ये क्या है? 3 लेटर से बना हुआ है, तो ये क्या है? एक वर्ड है। वहीं पे अगर इसके आगे हम लिख देते हैं ए डॉग, यानी कि एक कुत्ता, तब ये वर्ड तो नहीं बचा। देखो, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? फ्रेज। क्या कहलाएगा ये? फ्रेज। वहीं पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए लवली डॉग, तो ये फिर से क्या हो गया? यहाँ पे फिर से मेरा एक वर्ड आया, दूसरा वर्ड आया, तीसरा वर्ड आया, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? मेरा फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? फ्रेज, फ्रेज यानी कि एक से अगर वर्ड साथ में आते हैं, उसकी कुछ मीनिंग देखो। अ लवली डॉग, एक प्यारा कुत्ता, तो उसकी मीनिंग है
तो ये कहलाएगा मेरा फ्रेज। अच्छा, इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं कुछ और भी यहाँ पे कि आई एम डांसिंग, इस तरीके से लिखा हुआ आई एम डांसिंग। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड तो ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, तो क्या ये भी फ्रेज कहलाना चाहिए? नहीं, ये भी फ्रेज कहलाना चाहिए? नहीं कहलाना चाहिए। क्यों नहीं कहलाना चाहिए भाई? क्या करा है इसने? ऐसा क्या कर दिया जो उसको फ्रेज नहीं कहेंगे? इसने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो गड़बड़ कर देती है। जब हम वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड में, यानी कि शब्दों के समूह में एक वर्ब भी अगर होता है तो वो फिर फ्रेज नहीं बचता। क्या कहलाता है? वो एक क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज बोलें या इसको हम सेंटेंस बोल दें, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी कि क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज। एक सेंटेंस लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, Tanisha is beating him because he was abusing। देखो इस वाले सेंटेंस से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो एक क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है। क्लॉज यानी कि एक यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए कम से कम। सब्जेक्ट वर्ब है तो बोल देंगे क्लॉज है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो तनीषा एक सब्जेक्ट है, तनीषा एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, बीटिंग एक वर्ब है, तो ये दोनों क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो इसको हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है? मेरा एक क्लॉज है। वहीं पे और आगे बढ़ते हैं तो बिकॉज ही वॉज अब्यूजिंग, देखो ही एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, वॉज अब्यूजिंग दोनों वर्ब हैं, तो फिर से एक सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, यानी कि एक और क्लॉज आ गया। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहेंगे? एक क्लॉज है। यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है। अब इन दोनों को अगर यहाँ से लेके आखिरी तक देखा जाए तो अब इसको क्लॉज तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बीच में बिकॉज भी आ रहा है, दो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो इस पूरे को क्या कहा जाएगा? अब सेंटेंस कहा जाएगा। यानी कि एक सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसको हम कहेंगे क्लॉज। तो ये क्लॉज होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, ये आपके वर्ड होते हैं और ये आपके लेटर होते हैं। जल्दी से एक समरी अगर देखते हैं तो लेटर क्या होते हैं? लेटर सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की जो ध्वनि की सहायता से उत्पन्न की जाती है। लेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है वर्ड। वर्ड जो होते हैं वो कंबाइन होके बना देते हैं फ्रेज, और वही वर्ड कंबाइन होके बना सकते हैं एक क्लॉज या फिर एक सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए उसको हम कहते हैं क्लॉज। और वही अगर एक से ज़्यादा क्लॉज कहीं पे लिखे हुए हैं तो हम उस पूरे के पूरे को कह सकते हैं सेंटेंस। ठीक है। फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड साथ में है, उसकी एक कोई ना कोई मीनिंग निकल रही है, बस शर्त क्या है यहाँ पे? वर्ब नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्ब होगी तो ये क्या बन जाएगा? क्लॉज या फिर सेंटेंस। बस समझ आ रही है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको रिवाइज करिए, दोबारा से पढ़िए, नोट डाउन